बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकेंड में अपन सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। भारत की संघीय न्यायपालिका में सबसे शिखर पर जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, जिसकी बड़ी महती भूमिका है भारतीय लोकतंत्र और भारतीय शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाए रखने में, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से न्याय करने में, संविधान की व्याख्या करने में, संविधान की रक्षा करने में, उस सर्वोच्च न्यायालय के संपूर्ण संगठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी ली थी। अब आज इसी सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। कई बार छोटे प्रश्न के रूप में ये आते भी हैं और अन्यथा भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले वो है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार क्या है? देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द कहीं भी भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय का ये एक अहम अधिकार है जो कि विकसित हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के दौरान। और न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय का वो अधिकार जिसके तहत वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करती है और यदि उक्त कानून, उक्त अधिनियम, संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम संविधान सम्मत न हो, संविधान के विरुद्ध हो, तो फिर ऐसे समस्त कानूनों को न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय निरस्त करने का अधिकार रखता है और निरस्त करता है। यही अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, यानी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करके यदि संविधान सम्मत न हो वो कानून, तो उनको निरस्त करना। यद्यपि भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन और मैं एक चीज और बताऊं, यद्यपि ये न्यायिक पुनरावलोकन का जो विकास है वो अमेरिका से हुआ है। अमेरिका में 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन के मुकदमे से इसकी शुरुआत मानी जाती है, जब अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के कुछ नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था, मानने से मना कर दिया था। तब से अमेरिका अध्यक्षीय प्रणाली है और भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। तो आखिर संसदीय प्रणाली के तहत न्यायिक पुनरावलोकन का विकास कैसे हो सकता है, ये कई लोग मानते हैं। जैसे, क्योंकि भारत में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है, तो संसद सर्वोच्च होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन भी है। तो ये स्पष्ट है कि संसदीय सर्वोच्चता है या न्यायिक सर्वोच्चता है, इसके बारे में लंबे समय से विवाद चल रहा है और कोई ये नहीं अंतिम रूप से नहीं कह सकता कि संसदीय सर्वोच्चता ही है या न्यायिक सर्वोच्चता ही है। कई बार न्यायिक निर्णयों को भी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी संसद कानून के द्वारा निष्प्रभावी करके नए कानून बना देती है। जैसे शाहबानो के मुकदमे में 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को, निर्णय को पलटते हुए संसद ने नया कानून बना दिया था। तो ऐसे ये दोनों के बीच में ही ये संघर्ष चलता रहता है। अपन उसमें उस बहस पर अभी नहीं जाएंगे, अपन सिर्फ न्यायिक पुनरावलोकन के ऊपर ही रहेंगे। अब न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये इसलिए होता है क्योंकि माना गया है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करेगा, संविधान की व्याख्या करेगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का ही है। अब वो कौन से कारण हैं जिसके आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन का जो है अधिकार विकसित हुआ है? जैसे नंबर 1, अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि मौलिक अधिकार जो है के विपरीत यदि कोई कानून बना तो
उसे निरस्त किया जा सकता है। संविधान अनुच्छेद के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। तो उस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय उचित न्यायिक पुनरावलोकन की कार्रवाई कर सकती है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 246 में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 254 में यह प्रावधान है कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर यदि राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित कानून संघ द्वारा निर्मित किसी कानून संघर्ष में हो तो राज्य का कानून अवैध माना जाए। अब इस पे काफी विवाद होता रहा है। तो इन विवादों की स्थिति में, संघ और राज्यों के विवादों की स्थिति में निर्णय कौन करेगा, संविधान की व्याख्या कौन करेगा? तो अंतिम रूप से संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है। फिर संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के में संशोधन का एकमात्र अधिकार संसद को ही प्रदान किया गया है। हालांकि एक श्रेणी जो है विशिष्ट बहुमत और राज्यों के ऐसे आधे से अधिक राज्यों की सहमति, उसमें राज्यों की भी भूमिका है। लेकिन यदि कोई संशोधन की प्रक्रिया वैधानिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय को अवैध लगती हो तो उसको अवैध घोषित कर सकता है न्यायिक पुनरावलोकन के तहत। और फिर अनुच्छेद 132 के तहत ऐसे सभी मामले जहां संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों की संवैधानिकता को देखता है। तो इन सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार रखता है। अब भारत में गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मुकदमे में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया था। इसी प्रकार केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मुकदमे में, इन सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त किया था। इसी प्रकार जो न्यायिक नियुक्ति आयोग, कॉलेजियम व्यवस्था के विपरीत न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, उस संबंध में भी जो अधिनियम था उसको सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। तो ये सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर संसद द्वारा पारित कानून को निरस्त कर सकती है। यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन संसदीय व्यवस्था और शक्ति पृथक्करण की सिद्धांत के अनुरूप लोकतंत्र को में एक संतुलन बनाए रखने का माध्यम है, माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी कई बार इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का से बाहर जाकर सरकार के बाकी दोनों अंगों, विशेष रूप से विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है और इससे संतुलन शासन का बिगड़ता है। कई बार आलोचकों ने इस बात को भी सामने रखा है कि ये न्यायिक स्वेच्छाचारिता या न्यायिक निरंकुशता की ओर ले जाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ही वास्तविक रूप से शासक बन जाता है। कई बार अपन ने देखा है कि विधायिका को निर्देश भी देते हैं, सिर्फ कानूनों को निरस्त नहीं करना, किस प्रकार के कानून बनाना। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार सलाह दी है। यहाँ तक कि बहुत सारे मामलों में मध्यस्थता की भूमिका भी सर्वोच्च न्यायालय की होने लग जाती है। जैसे अभी पिछले वर्ष सीए के विरोध में जो आंदोलन शाहीन बाग दिल्ली में हुआ, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता का प्रयास किया, मध्यस्थता की कोशिश की सक्रिय रूप से। अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें भी सक्रिय रूप से सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता की बात कह रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय कहीं अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, इस बात को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना होती है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका संबंध विषय है जो विकसित हुआ है पिछले कुछ दशकों से, वो है पीआईएल यानी जनहित याचिका। अब जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका क्या है? कुल मिलाकर जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय के उस अधिकार से निकलता है जिसके अधीन वह संविधान की रक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा,
इत्यादि का प्रयास करता है। पीआईएल क्या है? जनहित याचिका ये है कि जब सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से, यानी कि न्याय और संविधान की व्याख्या के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, विशेष रूप से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में का अतिक्रमण करते हुए कार्यपालिका को आदेश देता है कि उसे अमुक कार्य करना चाहिए, जो कि मुख्य रूप से कार्यपालिका का कार्य है, लेकिन उसके संबंध में न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है। यानी कि कहीं किसी नगर पालिका ने अगर सफाई नहीं की, नालियों की, बीमारी हो रही है, तो उसके बारे में कई बार देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है कि ये कार्य उसे करना चाहिए, उसे करना होगा। और ये कार्य मूल रूप से न्यायपालिका का, सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है, लेकिन जनहित में, जनहित की रक्षा करने, क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, उस मूल सिद्धांत के अनुरूप जनहित में सर्वोच्च न्यायालय ऐसे आदेश देता है। और 1980 में बंधुआ मजदूर के मामले में जो ये जनहित याचिका की शुरुआत हुई, आज ये स्थिति है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के पत्र मात्र लिखने से भी किसी मामले पर आदेश दे सकता है, याचिका की सुनवाई कर सकता है, उस पत्र को ही याचिका मानकर, अथवा किसी अखबार की, किसी समाचार पत्र के समाचार को भी स्वतः स्फूर्त रूप से संज्ञान में लेते हुए उस पर सुनवाई कर सकता है जनहित में, और आदेश दे सकता है कार्यपालिका को। और कई बार तो व्यवस्थापिका को भी अमुक कानून बनाने की सलाह दे दी जाती है। तो ये जो है, ये जनहित याचिका, इसका विकास भारत में 1980 के बाद से हुआ। जो पीएन भगवती, पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती जो है, वो इसके जनक माने जाते हैं। उन्होंने इसे बहुत ही सक्रियता से आगे लागू किया। यद्यपि आलोचना ये होती रही है कि जनहित याचिका की आड़ में कई बार निहित स्वार्थी तत्व जो है, वो किसी अन्यों से जनहित याचिका लगवा देते हैं ताकि उनके स्वार्थ की रक्षा हो सके। जैसे दो फैक्ट्री मालिकों में विवाद है, एक फैक्ट्री मालिक दूसरे किसी व्यक्ति से, आम आदमी से, दूसरे अपने प्रतिद्वंदी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ जनहित याचिका ये कहते हुए लगवा देता है कि अमुक फैक्ट्री मालिक जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और उसकी फैक्ट्री को बंद करना चाहिए। तो इस तरह के मामले भी आए हैं सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में, और सर्वोच्च न्यायालय ने इन पर कार्रवाई भी की है। और यदि जनहित याचिका स्वार्थ के कारण लगाए गए हों, तो कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने इन पर जुर्माना भी लगाया है, जुर्माने का भी प्रावधान किया है। और ये संपूर्ण चीजें जो है, चाहे वो न्यायिक पुनरावलोकन हो या न्यायिक ये पीआईएल हो, जनहित याचिका की प्रक्रिया हो, ये हमें न्यायिक सक्रियता की ओर ले जाता है। न्यायिक सक्रियता जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सुस्त या फिर कुशासन को दुरुस्त करने के लिए, सुशासन की ओर ले जाने के लिए न्यायपालिका सक्रिय रूप से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों को भी के संदर्भ में भी आदेश देने लगती है, स्वतः स्फूर्त रूप में, स्वतः संज्ञान लेकर। और वो सिर्फ न्याय करने तक ही, संविधान की व्याख्या करने तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखती है। न्यायिक सक्रियता सुशासन की दृष्टि से कई जो विशेष विश्लेषक है वो सही मानते हैं, अच्छा मानते हैं, लेकिन कई विश्लेषक जो लोकतंत्र के संदर्भ में इसे देखते हैं, वो इस न्यायिक सक्रियता को न्यायिक स्वेच्छाचारिता, न्यायिक तानाशाही करार देकर इसका विरोध भी करते हैं। इसके बारे में अपन और आगे बात करेंगे जब अपन सर्वोच्च न्यायालय के बाद अपन आगे इसके बारे में उच्च न्यायालयों के बारे में भी देखेंगे, और अन्य सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से अपनी इस न्यायिक सक्रियता की कार्रवाई को अंजाम देता है, उसके बारे में बात करेंगे।